नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। यह है कि मॉक पार्लियामेंट द्वारा जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी और इमरजेंसी के समय जो यातनाएं लोगों ने सही थी, उन सब को स्मरण करने का ये हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन, जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी, मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको, अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज से इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है।
चौथी पीढ़ी भी आज भी। हरियाणा सरकार ने राज्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी अंशज सिंह इसके सदस्य सचिव होंगे और इसके अलावा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद में की जाएगी। और इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है। उधर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आंदोलन पर बैठे छात्रों से मिलने के लिए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और उनके भोजन की व्यवस्था बंद कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अधिकारों को मारने का बीड़ा यहां के वीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उठा लिया है। खाना हमारा बुनियादी अधिकार है और इसे भी छीन लिया गया है। इस कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को सीधी भाषा में बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन छात्र जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। जी, मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आज हमारा आंदोलन रहा, आज हमारा दिन काफी नरमाई से गया है। हमने 2 तारीख का बड़ा फैसला ले रखा है यूनिवर्सिटी को बंद करने का। उससे पहले सरकार हम गुहार करते हैं कि सरकार हमारे निर्णय जो हमसे वादा किया गया था हमें अपने निर्णय लाके देते, पर सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार बार बार हमारे ऊपर नोटिस निकाल रही है। कल लड़कियों को बंदी बना लिया हॉस्टल में, उनका मेस बंद करवा दी, उनको खाना तक नहीं दिया गया। दूसरी जो बातें हमारे ऊपर कह रहे हैं, ये आज ऐसे तक कह रहे हैं हमें कि आज लाइट बंद करके आपको पीटा जाएगा, यहाँ पे आपको मारा जाएगा और आपको यहाँ से उठा के लेकर जाया जाएगा। तो सीएम साहब ने जैसे कल बयान दिया था, बच्चों आपकी मांगे मान ली हैं, तो हमारी कौन सी मांगे माननी है? ये आपकी ये मांगे माननी है क्या जो हमारे ऊपर बार बार ये सम्मन निकाले जा रहे हैं, नोटिस निकाले जा रहे हैं? दोनों हाथों से इनके अधिकारों को मारने का काम सरकार ने, सरकार के मुखिया ने और यहाँ के वाइस चांसलर ने जैसे बिडाई उठा लिया है। हमें लगता था कि सरकार अपनी बात पर अमल करेगी, उसके बावजूद जहां उन बातों को जुठलाने का काम सरकार के प्रतिनिधि लोगों ने किया, वहीं अब जो बुनियादी अधिकार है, उसका जो खाने का अधिकार है उसको भी छीन लिया गया, रहने के अधिकार को भी छीन लिया गया, जबकि अभी एग्जामिनेशन शेष है। पहली बार है कि लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को सीधी भाषा समझ नहीं आ रही। जिस व्यक्ति के हाथ में ये डिसीजन बल्लभगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 निवासियों को लगभग 37 लाख रुपए की सौगात देते हुए अटल पार्क में म्यूजिक सिस्टम और फैंसी लाइट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने दादा पोते ट्रैक पर लगाई जाने वाली लाइटों का भी शिलान्यास किया गया है और साथ ही लंबे समय से सीवर जाम की समस्या को देखते हुए नई सुपर सोकर मशीन भेजकर वहां के कार्यों का भी मुहूर्त किया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि कल हाई पावर वर्क कमेटी की जो मीटिंग हुई और बहुत लंबी डिमांड थी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समय में इसकी घोषणा हुई थी और लंबे समय से प्रोसेस में था कि रेलवे की परमिशन होना, कहीं जमीन की समस्या होना। और मैं कृष्णपाल जी का भी, केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि दोनों का पुलों का जो कल उन्होंने जो टेंडर को रिलीज किया है कि उससे बल्लभ के विकास को गति मिलेगी और जाम की जो समस्या जो जरूर रहती है उससे मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने सेक्टर 61 में जो अपना लोकल बस डिपो भी बनाने की घोषणा की है, 18.5 करोड़ के आसपास उसकी लागत आएगी। और पानी की योजना, पानी जो अमृत का पानी आना है जो अपना रैनीवेल का, उसके भी कल हाई पावर वर्क कमेटी में की है। इससे शहर के लोगों को पानी मिलेगा और शहर के विकास को गति मिलेगी
मैं इससे उनका धन्यवाद, जल्दी मुख्यमंत्री समय लेंगे, इसका पत्थर लगवाएंगे और काम को जल्दी जल्दी। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ की नोटिस लगने के बाद में हंगामा मच गया। शुक्रवार शाम को ने जो है आशियाना टूटने के डर से लोगों ने सैनिक कॉलोनी मस्जिद चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर जाम खोला गया है और यह कॉलोनी गैर मुमकिन पहाड़ पर बसी है और नशा तस्करों का गढ़ मानी जाती है। स्थानीय विधायक धनेश अधलखा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आम जनता के घर नहीं टूटेंगे, सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशा तस्करों की जानकारी पुलिस को दें। कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। जो हमसे वोट लेके गए, हम सब पूछे कि किस लिए खड़े हो, हमें क्या टाइम दिया है इन लोगों ने, किस चीज के लिए? 10 दिन में क्या कर लेंगे? 10 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ, 10 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे? 10 दिन में सामान है, बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और सब चीजें 10 दिन में कहाँ से इंतजाम है? रोज है, रोज का आपके जाम लगाने से और लोगों को तो परेशानी हो रही है। हमें तो परेशानी हो रही है, उस चीज का क्या? हमें तो परेशानी नहीं रहेंगे तो परेशानी क्या? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वंदे भारत क्या करेंगे? जब पब्लिक ही नहीं रहेगी शहर में तो शहर किस बात का होगा? वो क्या करेंगे? हम मर ही रहे हैं। हमें तो माए राज ने इंसानों को हटा रहे हैं, जो अवैध इंसान इस देश में बसे पड़े उनको हटाओ ना, सबसे पहले उनको हटाओ। अवैध को नहीं हटा रहे, हमें हटा रहे हैं। हमारी जो जगह है या तो उनकी किस्त बांध दो। उधर फरीदाबाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी को अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया और जिसकी सूचना महिला के पिता ने पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि महिला और उसके पति की पिछले कई महीनों से आपस में अनबन चल रही थी और जिसे लेकर उसके पति ने उसका अपहरण किया है। पुलिस ने इसमें कई टीमों का गठन कर जल्द ही महिला को बरामद करने की बात कही है। हालांकि अभी तक अपहरणकर्ता और महिला का कोई सुराग नहीं लगा है। 27 जून को समय करीब 7:30 बजे थाना सेंट्रल में एक युवती के अगवा करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना सेंट्रल की टीम मौका पर पहुंची और जहां पर पता चला कि दोनों जो अगवा करने वाला है वो युवती का पति है और जिनका आपस में विवाद चल रहा है और वो काफी दिन से अलग रह रहे हैं और उनको तलाक का भी मामला चल रहा है और जो पति है वो जबरदस्ती युवती को अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए हैं। तो इस मामले में पिता की सूचना पर थाना सेंट्रल में अपहरण की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की 2 टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जल्द ही अपहृता को और मामले को कामयाब कर लिया जाएगा और अपहृता को। उधर फरीदाबाद में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश के आगमन से न केवल आम लोगों को राहत मिली है, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लकीरें देखी जा सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि बारिश के चलते फसलों को लाभ होगा, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई। खबर इंद्री से है, जहां पर नई सड़क पर पानी की निकासी के लिए पाइप दबाने को लेकर चला आ रहा विवाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद में सुलझ गया है और इस नई बनने वाली सड़क में पाइप दबा दिए गए और इस मौके पर कोई अनहोनी ना हो सके और इसके लिए काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह ने बताया कि खेड़ा से जैनपुर के
जाने वाली जो है सड़क मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आती है और इस सड़क पर पानी की निकासी को लेकर पाइप दबाने संबंधी किसानों में रजामंदी नहीं बन रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद में पाइप दबा दिए गए और वहीं एसडीओ विजय वर्मा ने बताया कि बातचीत के बाद में इस मसले को सुलझा लिया गया है। आज यहाँ जो है जो एक खेड़ा गांव से लेकर के खानपुर गांव तक का एक लिंक रोड है जो कि मार्केटिंग बोर्ड का है और उसमें सड़क के एक साइड में जो है काफी ज्यादा पानी खड़ा हुआ है किसान के खेत में। और देखो ये पीछे काफी पीछे तक पानी है, उसमें पीछे फसल भी लगी हुई है धान की, तो जिसमें बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है। तो उसको लेकर के ये जो इस साइड के किसान है वो प्रशासन से मिले थे और प्रशासन के द्वारा आदेश हुए हैं कि यहाँ पर सड़क के बीच में पुलिया लगाई जाए, यानी कि पाइप दबाए जाए ताकि ये पानी का निकास आगे हो जाए। तो इसी के लिए जो है ना आज यहाँ पर ये पाइप दबाने के लिए आए हैं और ये जेसीबी चली हुई है, ये पाइप दबाने लग रहे हैं ताकि इस किसान का नुकसान ना हो। धर्म सिंह काम्बोज, गांव खेड़ा। आज ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज ये इधर जो पहाड़ की साइड है जो इधर फसल मर गया है बिना निकासी के, ये में गवर्नमेंट सड़क बनाने लग रही है गांव खेड़ा से जैनपुर और इसमें ना निकासी नहीं डाली। तो ये मार्च के महीने में पाइप भी आ रहे हैं, तो दूसरे परीक्षण बांट के भी हम पाइप लगन देंगे। तो ये कोर्ट में भी घूमे 1 साल, इसकी कोई स्टे वगैरह कुछ नहीं मिली। अब ये पाइप आज लगने लग रहे हैं प्रशासन द्वारा। अच्छा, तो ये कहाँ पर लगाए जाएंगे? ये 3 पाइप 3 निकासी होंगे सर। ये हमारे विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है मार्केटिंग बोर्ड द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट पे पानी की निकासी के लिए गांव वालों की तरफ से रिक्वेस्ट थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे। ये कहाँ से कहाँ जा रही है सड़क? गांव खेड़ा से जैनपुर रोड तक जाएगी। कितने किलोमीटर की बनाई जा रही है? लगभग 2.25 किलोमीटर की। कितने इसमें पुलिया बनाने का काम किया जाए? फिलहाल इसकी जो 1.5 किलोमीटर तक एरिया उसको हम ले रहे हैं, फिर प्रायोरिटी इसी पॉइंट की है डिस्पोजल के लिए। हाल ही में जो बरसात हुई थी इस वजह से खेतों में काफी पानी खड़ा है और गाँव वालों की रिक्वेस्ट क्योंकि भी जल्दी करने के लिए। उधर फतेहाबाद से एक बड़ा ही खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं हत्यारे पिता को पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध मुक्त अभियान के तहत की गई है ये कार्रवाई। इस मामले में और ताजा जानकारी देते हुए फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी की बेटी की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी, लेकिन पारिवारिक मतभेदों के चलते वह जो है मायके लौट आई थी। नियर बाई हम बोसवाड़ थे, तो एक लड़के ने हमारी गाड़ी को उठा के कंप्लेंट दी। उस लड़के का नाम है मंजीत श्री सतनाम सिंह पुत्र लाल सिंह, उनका ताकड़ी निवासी है। इसने अपने कंप्लेंट में दर्ज करवाया कि उसका चाचा जो है जीत सिंह, उसने अपनी बेटी छन्नूबाई है, उम्र करीब 28-29 साल, जो भी 2-3 साल से बीमार रहती थी काफ़ी ज़्यादा, उसको मारकर अपने घर में ही जो है मिट्टी में दबा दिया। तो कंप्लेंट को जो है उसका आधार सच मानते हुए हमने उसके मुकदमा नंबर 246 आज की 103-238 ए BNS दर्ज किया और तत्पश्चात हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए जो है पत्राचार किया। मौके पे गए तो जो जीत सिंह है वो अपने मकान के पास ही हमें मिल गया। उससे हमने पूछताछ की तो उसने भी जो है इस बात की पुष्टि की कि ऐसे 13-14 दिन पहले उसने जो बेटी है जो बीमार रहती है उसकी बीमारी से इतना उसने उसकी हत्या करके उसको दबा दिया। शव बरामद कर लिया है सर? आज हमने शव को बरामद कर लिया है। शव बरामदगी के समय जो हमारी SOC टीम इंचार्ज पूनम प्रत्याल मैडम उनको बुलाया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार आशीष कुमार हैं वो थे और मौके पर हमारे जो DSP साहब हैं श्री जगदीश कांडा वो उपस्थित थे।
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई और बैठक के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने बिजली बिल का जुर्माना न भर पाने की पीड़ा मंत्री के सामने रखी और पपक कर रोने लगी। जिसके बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने मौके पर ही अपनी जेब से 7,500 रुपए निकालकर महिला को सौंप दिए और साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए तुरंत महिला के घर पर बिजली मीटर लगाकर सप्लाई शुरू की जाए। बता दें कि बैठक में राज्य मंत्री ने समिति के एजेंडों में शामिल 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और 2 लंबित मामलों में संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। तो वहीं गांव तंगोर निवासी ईश्वरपाल की शिकायत पर मंत्री ने निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ता उन्हें वास्तविक लोड के अनुसार बिल भेजा जाए और अतिरिक्त वसूली लौटाई जाए। इसका कौन सा भाग टोटल 15 इसमें से 7 पहले वाले पुराने थे और 8 नए आए। उसमें से 7 में से 5 को फाइल कर दिया गया, 2 पेंडिंग है और नए जो 8 हैं वो उसके लिए एक महिला क्या एक महिला का कोई कनेक्शन कोई 7,500 रुपए कोई बिल पेंडिंग था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।